हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एड्यूटेरिया की करंट अफेयर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 1 से 15 जनवरी के घटनाक्रम थे, ठीक है, जो हम कवर कर चुके हैं। 1 से 15 जनवरी के जो भी घटनाक्रम थे 2024 के, ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 को, ठीक है। तो पार्ट 2 अब हम करेंगे। हम देखेंगे इसमें पार्ट 2 में हमारा क्या कवर हो रहा है। पार्ट 2 में कवर हो रहा है 16 से 31 जनवरी के बीच के जो भी करंट अफेयर के मुद्दे रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और विविध से संबंधित, जैसे खेल हो गए, पुरस्कार हो गए और प्रमुख तिथियां जो भी रही हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे हम घटनाक्रम को देखेंगे और उसमें हम बिहारी स्पेशल को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि ये आपके 70th बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई जो होता है आपका, ठीक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर बिहार सेक्शन का क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा यूपीपीसीएस एंड आरओ या आरओ री एग्जाम जो होने वाला है यूपी का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले घटनाक्रम से। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। यहाँ पे सोर्स दे रखा है कि पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य जो भी न्यूज़पेपर रहे हैं उनसे कवर किया गया है इसमें वो सारे मुद्दों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं पहले घटनाक्रम से। हम पहला घटनाक्रम है हमारा इसमें, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को आकाश की सुरक्षा एवं प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, महाराष्ट्र का, उसमें रात को जो आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। यह प्रमाण जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि जो आईओ है, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये आईओ का फुल फॉर्म दे रखा है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अब हानले गांव जो है पूर्वी लद्दाख का, वो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, ठीक है। पूर्वी लद्दाख का हानले गांव भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि NH-66 के बारे में दे रखा है। तो NH-66 जो मुंबई से गोवा तक के बीच का है, उस पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। इसका स्टील स्लैग रोड, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि जो स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक उप उत्पाद है जो स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। स्टील स्लैग की बात करेंगे तो यह रोड, जो स्टील स्लैग रोड है वो एक पर्यावरण अनुकूल सड़क होगा। इस प्रक्रिया में कचरे के स्याही उपयोग के साथ ही कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन की संभावना है। अगला घटनाक्रम है हमारा नीति आयोग से रिलेटेड। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है जारी चर्चा पत्र जो 2005-6 है, उसमें भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.11% से गिरकर 2022-23 में 11.28% होने की संभावना है, अनुमान है, ठीक है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में गरीबी उन्मूलन के अभियान में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो आगे हम देखेंगे कि सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने, अगला हमारा पॉइंट है कि सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2024 को अपनी उपस्थिति के 150वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी IMD की, 1875 में। नोडल मंत्रालय क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ओके। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, अगला घटनाक्रम है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्र विशेषकर रजौरी, पुंछ जिलों में
आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है वो किससे संबंधित है? तो ये जो राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के तहत गुजरात, कर्नाटक, केरल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। रैंकिंग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT समथिंग कुछ है, उसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं व्यापार आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे अच्छे रैंक पे कौन कौन रहे हैं? गुजरात, कर्नाटक एंड केरल, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात के वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। वडनगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो इसे सबसे पुराना जीवित शहर बनाता है, ठीक है। कौन सा जगह है वडनगर? गुजरात के वडनगर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वडनगर कहाँ है? गुजरात में। आगे हम देखेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक फैसले के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत भारत में रहने का अधिकार का दावा विदेशियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है इसके तहत भारत में। तो इसके तहत जो है कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत कहा गया है कि भारत में रहने का जो अधिकार है वो केवल भारतीयों द्वारा किया जा सकता है, विदेशियों द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय नौसेना INA और रॉयल थाई नेवी RTN जो है उसके मध्य एक्स अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज IN पुलिस और INLCEU 56 ने भाग लिया है। आगे हम देखेंगे कि गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड के कोडरमा में एक वल्चर गिद्ध रेंस्तरा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो बीमार मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से गिद्धों का संरक्षण करना है। आगे हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभ्यारण्य का बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला जो गाय अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ये UPPCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि उड़ीसा सरकार द्वारा मयूरभंज में शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिटिक्स टाइगर सफारी का स्थापना किया गया है। तो जो मेलानिटिक्स टाइगर सफारी है उसकी स्थापना कहाँ किया गया है? जो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास मयूरभंज में, और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनूर गाय दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों की नस्लों में से एक है। तो जो पुंगनूर गाय है वो दुनिया की सबसे छोटी नस्ल है मवेशियों की, ठीक है। कच्छ, अगला हमारा पॉइंट है कच्छी खड़ेक। कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म को हाल ही में GI टैग मिला है। तो कच्ची खड़ेक क्या है? ये खजूर की एक किस्म है और ये कच्छ गुजरात में पाई जाती है और इसे हाल ही में GI टैग मिला है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है भारतीय सेना द्वारा संभव नामक एक एंड टू एंड भारतीय सेना द्वारा संभव SAM-BHAV संभव नामक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। संभव का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, दैट्स मीन संभव। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? संभव को भारतीय सेना द्वारा। आगे हम देखेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में INS चीता, गुलदार और कुंभीर श्रेणी के लैंडिंग जहाज़ों को पोर्ट ब्लेयर में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर श्रेणी जो है इसके द्वारा जो लैंडिंग जहाज थे पोर्ट ब्लेयर में वो 40 वर्षों के बाद जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है नौसेना द्वारा। अगला हमारा घटनाक्रम है कि नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक आकस्मिक मौतों में 50% कटौती करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो सड़क दुर्घटना में मौतें होती हैं, उसकी आकस्मिक मौतों को 50% कम करने की बात यहाँ पे कही गई है। कब का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का। अगला हमारा घटनाक्रम है, फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं भारत में हैं, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया हैं। अन्य 3 को जोड़ा गया है, उसमें है पाली, प्राकृत और फारसी। ठीक है, अभी कितनी हो गई हैं? टोटल 9 हो गई हैं शास्त्रीय भाषाएं। आगे हम देखेंगे, भारत ने लिथियम की खोज एवं खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड मतलब KABIL और अर्जेंटीना की सरकार की उद्यम कैटामार्का के मध्य हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि केरल द्वारा रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकना। तो जो ऑपरेशन अमृत है वो किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से रोकने से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? केरल द्वारा। अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली में एक्साइज टॉपची में अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो भारतीय सेना ने जो देवलाली है महाराष्ट्र का, वहाँ पे एक्साइज टॉपसी में अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन योजना की पहली किस्त जारी की है। तो ये जो PM जनमन योजना है वो किससे संबंधित है? गरीब आदिवासियों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये किससे संबंधित है? गरीब आदिवासियों के कल्याण से संबंधित है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। आगे हम देख लेंगे अगला हमारा घटनाक्रम क्या है इससे रिलेटेड। अभी हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। हाँ, PM जो जनमन योजना है उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि PM जनमन योजना क्या है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के उत्थान के उद्देश्य से लाई गई सरकारी योजना है। शुरुआत कब हुआ है? 15 नवंबर 2023 को। मूल बजट में इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए जो हैं जारी किए गए हैं। और इसमें टोटल कितने मंत्रालय शामिल हैं? 9 मंत्रालय शामिल हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी के साथ साथ अस्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हम देख लेंगे कि 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह मतलब PVTG को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था। तो जो PVTG को स्थापित किया गया था एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में, किस आयोग के द्वारा? ढेबर आयोग के द्वारा। कब? 1973 में। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि भारत में 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 17 PVGT समुदाय रहते हैं। सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं, 13। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बनाया जाएगा। अगला हमारा है कि 17 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य फरीदाबाद में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच था। अगला हमारा है कि संसद जो है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के निधि प्रवाह में पारदर्शिता लाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ई साक्षी मोबाइल ऐप पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ई साक्षी मोबाइल ऐप जो किससे संबंधित है? MPLADS से। आगे हम देख लेंगे अगला हमारा क्या है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन जो है उसका 12वां संस्करण 1927 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में होगा। अगला है कि ग्लोबल फायर पावर GFP 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का चौथा रैंक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके तथा राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई का असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया जाएगा।
ठीक है, किसे? रंजन गोगोई को। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शौर्य नामक एक चीते की मृत्यु हो गई है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या घटनाक्रम है राष्ट्रीय घटनाक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी मतलब NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो उत्तर प्रदेश के सरयू नदी में लॉन्च की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का जो सरयू नदी है वो अयोध्या से होकर के बहता है, ठीक है। तो ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव होगी कहाँ? उत्तर प्रदेश के सरयू नदी में। अच्छा, बिहार के बाद अगला हमारा पॉइंट है कि बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कहाँ हुई थी? बिहार में। दूसरा राज्य अगर कोई देश में ऐसा है तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल मतलब नमो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर स्थित चिनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीर शेयर की है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है चिनाब रेलवे पुल। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर, ओके। यह पुल 1315 मीटर लंबा है जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आगे हम देखेंगे 16वें वित्त आयोग में 3 नए पदों का सृजन होगा। 3 नए पदों में 2 संयुक्त सचिव के पद और 1 आर्थिक सलाहकार के पद का सृजन किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा केरल में हवाई पर्यटन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो हवाई पर्यटन नीति जो है वो लाने वाला केरल जो है वो पहला राज्य बन गया है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है कि टीका निर्माता कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका विकसित किया है। इस टीके का नाम क्या रखा गया है? हैविश्योर, ठीक है। हैविश्योर टीका जो है वो किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। अगला हम घटनाक्रम देख लेंगे। अगला घटनाक्रम है हमारा कि केरल के शेख हसन खान द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतेह कर लिया गया है। तो ओजोस डेल सलाडो को फतेह किया गया है शेख हसन खान द्वारा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? भारत में केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो ओजोस डेल सलाडो है ये दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। अगला हमारा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी यात्रा निकाली जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम करना और दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। अगला हम देख लेंगे। अगला पॉइंट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC देश के सबसे बड़े बैंक SBI को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पछाड़कर भारत की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है, ठीक है। तो LIC जो है भारत की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। इसने किसको हाल ही में पिछाड़ा है? तो उसने पिछाड़ा है SBI को। आगे हम देख लेंगे अगला हमारा क्या पॉइंट है नेशनल करंट अफेयर से। अगला है कि IMF जो है IMF द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। अगला है कि 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक विधायी मंच पर जोर दिया गया। अगला हम देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक भारतीय सेना के सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बन गई है। तो भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बनी है कौन? प्रीति रजक। आगे हमारा अगला पॉइंट है KRUTRIM कृत्रिम। कृत्रिम जो है वो भारत की पहली AI यूनिकॉर्न बन गई है, ठीक है। यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मेट्रो रेल निगम को नागपुर में फुटाला झील पर
निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट में 2020-21 से 2022-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। अगला पॉइंट है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रही विजय राघवन समिति का संबंध रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के पुनर्गठन तथा समीक्षा से है। इस समिति का गठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा 75वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 132 पद्म पुरस्कार करने की मंजूरी दी गई है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण तथा 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बलिदान के प्रति जागरूकता और प्रशंसा पैदा करना है। अगला हम देख लेंगे कि भारतीय वायुसेना ने 23-24 जनवरी 2024 को फ्रांसीसी वायुसेना तथा संयुक्त अरब अमीरात की सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ। तो आगे हम देख लेंगे अगला पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड क्या है कि अन्य युद्धाभ्यास जो हुआ है हाल ही में उसमें खंजर है, वो भारत किर्गिस्तान और बकलोह भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। और अगला है सदा तंसिक, ये भारत सऊदी अरब के बीच हुआ है जनवरी 29 से 10 फरवरी राजस्थान में। साइक्लोन हुआ है, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, अंसाया इजिप्ट में। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा कि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। अगला हमारा पॉइंट है टाटा समूह ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। इस असेंबली लाइन में एयरबस के सबसे ज़्यादा बिकने वाले H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। अगला हम देखेंगे जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगा। केंद्र सरकार द्वारा दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेरकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। आगे हम देखेंगे कि अगला हमारा पॉइंट है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 49वें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे माना जाता है, प्राप्त किया गया है। भारत रत्न पाने वाले ये बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बार श्रीलंका में गीता महोत्सव 2024 का आयोजन करेगा। कौन? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने आधिकारिक अकाउंट में रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों का वीडियो शेयर किया गया है। इनमें से इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की 39 फीट की प्रतिमा और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा शामिल है। अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों और टैगलाइन का अनावरण किया गया है। टैगलाइन क्या है? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ओके, आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है 75वें गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। गणतंत्र दिवस 2024 में 24 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह छठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। आगे हम देखेंगे कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन था? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 1132 पुलिसकर्मी को वीरता व सेवा पुरस्कार पदक से सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ बनी है। पार्वती बरुआ का संबंध असम से है, जिन्हें हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांगजनों को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नागपुर में एक दिव्यांग स्टेडियम बनेगा।
आगे हम देखेंगे ऊ की आकृति, सॉरी ऊ नहीं, ओम की आकृति वाली दुनिया का पहला शिव मंदिर राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हुआ है। ओम की आकृति का है ये, ठीक है। आगे हम देखेंगे पंजाब सरकार द्वारा देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि गृह मंत्रालय द्वारा सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई पर आधारित ऐप अनुवादिनी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसका उद्देश्य जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करना है। इसके तहत हम देखेंगे कि राज्य विशेष योजनाएं क्या हैं। गृह ज्योति योजना तेलंगाना 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मतलब टीआई द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत के विगत वर्षों में 2022 के 85वें स्थान से 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या पॉइंट है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में ओडिशा प्रथम पुरस्कार मिला है। ओडिशा ने अपनी झांकी में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य में समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया है। धोरडो पर्यटन गांव, धोरडो जो है वो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाला गुजरात की झांकी को पीपल चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी विषयक झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। आगे हम देखेंगे कि 26 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य राजस्थान में सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वित्त आयोग के बारे में हम देख लेते हैं तो वित्त आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं। उन कौन कौन से हैं? ए एन झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, सौम्य कांति घोष हैं, मनोज पांडा हैं, ठीक है। आगे हम देख लेंगे इसके अलावा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष और ऋतिक रंजनम पांडे को सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम देख लेंगे कि वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है। अगला पॉइंट हम देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में देखी गई है रतले जल विद्युत परियोजना, वो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर एक रन ऑफ रिवर पनबिजली पहल है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे इसमें आगे हमारा अगला पॉइंट है केंद्रीय आयुष बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा डिब्रूगढ़ असम में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। अगला पॉइंट है हमारा कि 38 वर्ष की सेवा के पश्चात 1985 में कमीशन किए गए सर्वेक्षण जहाज आईएनएस निरूपक को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में नागालैंड में समोआ ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। अगला हमारा है कि गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के रूप में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कुटिया कोंद जनजाति, ये कहाँ की है? कुटिया कोंद जनजाति उड़ीसा की है, ठीक है। ये विशिष्ट रूप से आमंत्रित की गई थी गणतंत्र दिवस परेड में। कुटिया कोंद जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में आती है, ठीक है, पीवीजीटी में। और उसके बाद आगे हम देख लेंगे कि पश्चिम बंगाल के काले नुनिया चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है राज्य विशेष योजनाएं। कौन सी योजनाएं किस राज्य से रिलेटेड है हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं युवा निधि योजना, कहाँ से है? कर्नाटक का है। ऑपरेशन अमृत केरल से संबंधित है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से है और महिला उद्यमिता अभियान असम से है। इसके अलावा हम देखेंगे कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश का है। केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई झारखंड से संबंधित है।
तो इस प्रकार हमने कवर कर लिया है अपने राष्ट्रीय घटनाक्रम को। अब हम कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम करने वाले हैं अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य न्यूज़पेपर को कवर किया गया है इसमें, जो जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उन घटनाक्रम को यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले घटनाक्रम से। पहला हमारा घटनाक्रम है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2024 है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, वही भूटान के पास दुनिया की सबसे कमज़ोर सेना है। इसमें शीर्ष देश क्या है? शीर्ष देश में हम देखेंगे अमेरिका पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे कौन है? भारत है। ठीक है, ये हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी भारत के संदर्भ में इसको देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स की अधिकारी 22 वर्षीय मैडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है। अगला घटनाक्रम ईरान द्वारा हाल ही में जैश अल अदल नामक आतंकवादी समूह ठिकानों पर हमला करते हुए पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? 721 फीट होगी। ठीक है, फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया भर में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास है। भारत इस मामले में किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? फोर्ब्स ने। ईरान द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद जो भारत है पाकिस्तान सॉरी ईरान द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के सितान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इस अभियान का जो कोड नेम था वो क्या था? मर्गबार शर्मचार, मर्गबार शर्मचार। ठीक है, अगला हमारा घटनाक्रम है स्लिम SLIM। तो SILM क्या है? स्लिम मिशन के सफल लैंडिंग के बाद जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। स्लिम मिशन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ठीक है, S फॉर स्मार्ट, L फॉर लैंडर और I फॉर इन्वेस्टिगेशन, M फॉर मून। ठीक है, स्लिम। इस मिशन के तहत सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पिन पॉइंट तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। आगे हम देख लेंगे कि नाटो जो है शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास स्ट्रीट फॉस्ट डिफेंडर करने जा रहा है, जिसमें गठबंधन सहयोगियों ने 90,000 सैनिकों शामिल होंगे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हांगकांग जो है वो हांगकांग को पछाड़कर भारतीय शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार विश्व की सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है। अगला हम देखेंगे जो कैमरून है, कैमरून अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में मॉक्सक्विरिक्स, ठीक है, मॉक्सक्विरिक्स शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आगे हम देखेंगे कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ हाल ही में। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नैम है उसका शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में हाल ही में आयोजित की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का थीम क्या रहा है? इस सम्मेलन का थीम रहा है वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग। ठीक है, आगे हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में अल्नीनो मौसम की घटना से जुड़े रिकॉर्ड तापमान के कारण आग लगने से आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला हमारा पॉइंट है फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के CEO जो एलन मस्क हैं, टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़कर लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नॉल्ट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ठीक है, आगे हम देखेंगे ईरान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर MV मॉर्लिन लुआंडा पर मिसाइल दागी, जिससे जहाज में आग लग गई। अगला हम देख लेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी क्रूज शिप आइकॉन ऑफ द सीज ने पोर्ट ऑफ मियामी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह लंबाई में टाइटैनिक जहाज से 35% अधिक लंबा है। आगे हम देखेंगे कि दुनिया की पहली IVF के जरिए एक मादा गैंडा को प्रेग्नेंट किया गया है। धरती पर सिर्फ 2 उत्तरी सफ़ेद मादा गैंडा बची हुई हैं। यह प्रोग्योर गैंडे को विलुप्ति होने से बचा सकता है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा घटनाक्रम है इंटरनेशनल घटनाक्रम में
कि अमेरिका के अल्बामा में 58 वर्षीय कैदी कैनेडी स्मिथ को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मृत्युदंड दिया गया। यह दुनिया में पहली बार है जब मृत्युदंड का यह तरीका प्रयोग में लाया गया है। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की गई है। अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसके तहत हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में विश्व भर के 180 देश शामिल हुए, जिसमें 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। पहले पे कौन रहा? ठीक है, डेनमार्क स्कोर 90, फिनलैंड स्कोर 87, न्यूजीलैंड स्कोर 85। सोमालिया जो है वो स्कोर 11 के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। ठीक है, सोमालिया जो है 11 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। भारत की बात कर ले तो हम पहले भी कर चुके हैं नेशनल घटनाक्रम में कि भारत की रैंक 93 हो गई है और स्कोर कितना रहा है? 39 रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम आगे के घटनाक्रम क्या है इंटरनेशनल घटनाक्रम में। हाल ही में अफ्रीकी देश केन्या द्वारा मूल्यवान खनिज कोल्टन के भंडार की पुष्टि की गई है। कोल्टन जो है वो मोबाइल उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। हाल ही में ईरान द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्व 1 नामक 3 उपग्रहों का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रथम अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। यह स्टोर गैर मुस्लिम राजनयिकों को विशेष रूप से सेवा देगा। दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पाने वाली पहली कंपनी कौन है? एप्पल है। चीन द्वारा हाल ही में विश्व की पहली परमाणु बैटरी विकसित की गई है। यह बैटरी चीन के स्टार्टअप बीटा वोल्ट द्वारा एक सिक्के के आकार से भी छोटी बैटरी है। तो इस प्रकार हमने इंटरनेशनल घटनाक्रम को कवर कर लिया है। अब हम करने वाले हैं बिहार विशेष से संबंधित जो भी हमारे घटनाक्रम रहे हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे, थोड़ा डीप में देखेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा घटनाक्रम इसमें ये है कि कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 49वीं भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? इनकी 100वीं जयंती पर। ठीक है, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे हम देख लेंगे कि इससे रिलेटेड और भी हमारे क्या पॉइंट है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। इससे पहले डॉक्टर विद्यानंद राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इसमें हम देखेंगे आगे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, वो एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, जीवन परिचय इनका देख लेते हैं कि जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझवा गांव में हुआ था। कर्पूरी जी के पिता एक किसान थे और नाई का भी काम करते थे। कर्पूरी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा लिया था और वे जेल भी गए थे। ठीक है, इनका राजनीतिक सफर की हम बात कर लें तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कट्टर समाजवादी थे। इन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामानंद जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया और बाद में खुद वे जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। आगे हम देखेंगे, आगे है कि वह 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला ये पॉइंट हमारा क्या है। एक मिनट, अच्छा इन्हीं से रिलेटेड है अगला पॉइंट हमारा, तो इसमें हम देख लेंगे। इनका योगदान हम देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर का। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की सिफारिश किया था इन्होंने बिहार में। वर्ष 1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया जिसमें ओबीसी, ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया, जिसमें ओबीसी के लिए 12% और आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी के लिए 8%।
महिलाओं के लिए 3% और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए 3% शामिल था। शिक्षा सुधार की हम बात कर ले तो शिक्षा सुधार में इन्होंने मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया गया था। ठीक है। इंजीनियरों के लिए नौकरी के अवसर की बात करें तो सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य उपचार की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 8,000 इंजीनियरों को रोजगार मिला था। ठीक है। शराब पर प्रतिबंध की दिशा में हम देखेंगे कि शराब में दुरुपयोग उत्पन्न होने और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शराब सेवन पर प्रतिबंध लागू किया गया था। हिंदी की अनिवार्यता की बात कर ले तो राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य बनाया। कर्पूरी ठाकुर की प्रमुख नारे हम देख लेते हैं। तो अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर तुम अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अगला है पढ़ा जाएगा तो बढ़ा जाएगा। आगे हम देखेंगे पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। अगला हमारा पॉइंट है इनके जो नारे थे, संसोपा में बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ठीक है। तो आगे इनका और भी है जो इनके द्वारा कहे गए नारे थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अगला है कमाने वाले खाएगा, लूटने वाला जाएगा। ठीक है। महत्व की हम बात कर लेते हैं तो एक स्वच्छ छवि और व्यक्तित्व जीवन के जो सामाजिक आदर्श ये प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक न्याय की से भी इन्होंने बहुत सारे गरीबों से, पीड़ितों से, शोषित वर्गों से मतलब इनके लिए काफ़ी अवसर दिया इन्होंने सकारात्मक रूप से। किसानों को सशक्त बनाया कर्पूरी ठाकुर जी ने। उसके बाद हम देख लेंगे अगला हमारा पॉइंट आ जाता है बिहार लघु उद्यमी योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा लाया गया, जिसके तहत 94,33,312 गरीब परिवारों को एक सदस्य को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये योजना सभी वर्गों के लिए लाई गई है। ये योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। ठीक है। 2 लाख की सहायता राशि लाभार्थी को 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में 25%, दूसरे में 50% और तृतीय में 25%। ओवरऑल 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस योजना के 62 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। ठीक है। इस योजना में आगे हम देख लेंगे इससे रिलेटेड लाभार्थी की योग्यता होनी चाहिए कि वो बिहार का निवासी हो, आयु 18 से 50 वर्ष हो, परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो। ठीक है। आगे हम देख लेंगे आगे है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 हम देखने जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थिति के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाना है और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को सुलभ आधारभूत संरचना विकसित करना है बिहार में। ठीक है। आगे हम देख लेंगे कि राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता और विकास के लिए स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करना है, वायु प्रदूषण की कमी कर वातावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2023 तक बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में 15% इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केंद्रित हो। लाभ की बात कर ले तो प्रोत्साहन राशि इसके तहत कितनी दी जाएगी? तो निबंधित बिहार राज्य में क्रय और निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि है। अनुसूचित जात जनजाति के लिए 10,000 रुपये प्रति वाहन, अन्य वर्ग के लिए 7,500 रुपये प्रति वाहन। ठीक है। अच्छा, क्रय प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये प्रति KWH है, किलोवाट पर आवर। और मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। तिपहिया वाहन के लिए हम बात कर ले तो इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के लिए राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर 50% की छूट दी जाएगी। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चरपहिया वाहन की बात तो क्रय प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर। बिहार राज्य में क्रय और निबंधित प्रथम 1,000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुसूचित जात जनजाति को 1,50,000 और अन्य वर्गों के लिए 1,25,000 प्रति वाहन दिया जाएगा। ठीक है। तो 10,000 रुपये प्रति KWH दिया जाएगा। अच्छा, मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला है कि 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 के मौके पर पटना सहित 3 जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है। तो ये कौन कौन है हम देख लेंगे। पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, गोपालगंज के डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वैशाली के यशपाल मीणा। ठीक है। आगे हम देखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के 25 अधिकारियों और कार्मिकों को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार तथा बिहार। हम देख लेंगे किसको किसको क्या मिला है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया
बिंदेश्वर पाठक को सुलभ इंटरनेशनल द्वारा। मरणोपरांत यह सामाजिक कार्य हेतु मिला है। और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सीपी ठाकुर को, जो चिकित्सा से रिलेटेड थे और मुजफ्फरपुर के ये रहने वाले थे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे पद्मश्री 5 लोगों को मिला है। कौन कौन से वो 5 लोग हैं देख लेते हैं हम। तो सुरेंद्र किशोर को मिला है भाषा, शिक्षा और पत्रकारिता हेतु। श्री शिवन पासवान को मिला है गुदना कला और मधुबनी। श्रीमती शांति पासवान को मिला है गुदना कला मधुबनी। अशोक कुमार विश्वास को मिला है टिकुली कला डेहरी और ऊन सोन। और पंडित राम कुमार मल्लिक को मिला है गायन कला दरभंगा। ठीक है, आगे हम देख लेंगे नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का निर्माण किया है। इसके साथ ही 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। गया के मगध यूनिवर्सिटी मैदान में आयोजित नेशनल क्रॉस एंटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजलि को रजत पदक मिला है। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडिवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वेद प्रभा एरोस्पेस दूसरे तथा वीरो पावर कंपनी तीसरे स्थान पर है। आगे हम देखेंगे भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें बिहार को आकांक्षी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विस्तार करते हुए अब ईबीसी स्टूडेंट को बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं के लिए 75,000 रुपये तक मिलेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पटना सिटी की छात्रा साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। 5 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य बिहार के बजट सत्र चलेगा। आगे हम देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार के मतदाता नोटा का प्रयोग करने वाले देश में अव्वल रहे। उड़ीसा में चल रहे खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह 2 स्वर्ण पदक जीती। अगला हम देख लेंगे कि पटना के मोहम्मद हुसैन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। पटना के मोहम्मद हुसैन को बेस्ट मटेरियल से बेहतरीन आकृति बनाने वाले हुसैन को यह अवार्ड और सांस्कृतिक क्षेत्र में मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समस्तीपुर के नरघोघी में 500 सीट वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा खत्म कर लिया है बिहार विशेष को। अब हम आगे कवर करने वाले हैं विविध को। विविध में हम देखेंगे पुरस्कार के बाद हम जो भी मतलब कि खेल रहे हैं, महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। उत्सव हो गया, पुस्तक हो गया, लेखक हो गए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विविध के पहले टॉपिक से हम, जिसमें पुरस्कार है। पुरस्कारों में हम देखेंगे कि सबसे पहले पद्म पुरस्कार 2024 किसको किसको मिला है। पहली बार पद्म पुरस्कार जो है 1954 में प्रदान किया गया। 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उसमें हम देखेंगे कि जिसमें पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को, पद्मश्री 110 को, जिनमें 30 महिलाएं, 8 विदेशी NRI हैं और 9 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम जो पद्म विभूषण विजेता हैं 5 लोग, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो लोग। तो इसमें हम देखेंगे उन 5 लोगों में पहले हैं श्री M वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों में मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए बिहार से संबंधित है ये। सुश्री बैजंती माला बाली कला से संबंधित है, तमिलनाडु से। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला से संबंधित है, तमिलनाडु से। और श्री कोनी डेला चिरंजीवी कला से संबंधित है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इसमें बिहार के एक व्यक्ति रहे हैं बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, याद कर लीजिएगा, BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेंगे पद्म विभूषण विजेता जो रहे हैं 17 लोग, उनके बारे में देख लेते हैं। सुश्री M फातिमा सार्वजनिक मामले में मिला है केरल से। होर्मुसजी एन कामा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री मिथुन चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। आगे हम देख लेंगे श्री सीताराम जिंदल व्यापार उद्योग से कर्नाटक से। श्री यंगलियू व्यापार उद्योग ताइवान। श्री अश्विनी वालचंद मेहता औषधि महाराष्ट्र। श्री सत्यव्रत मुखर्जी सार्वजनिक मामले से पश्चिम बंगाल से। उसके बाद हम देख लेंगे श्री राम नाइक सार्वजनिक मामले में महाराष्ट्र। ओके, आगे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड
चूँकि 17 लोगों की हम बात कर रहे हैं, अभी 8 कवर किए थे। 9वें कौन है? श्री तेजस मधुसूदन औषधि के मामले में गुजरात से। श्री ओलानचेरी राजगोपाल सार्वजनिक मामले में केरल से। श्री दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। और श्री तोगदान रिनपोछे अन्य अध्यात्म लद्दाख से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे श्री प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जो है वो औषधि के क्षेत्र में कहाँ से मिला? बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। श्री उषा उत्थुप कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। श्री विजयकांत कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से। और 17वें नंबर पे कौन है? 17वें नंबर पे है श्री कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र में, ठीक है। अब हम देखेंगे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। तो इसका आयोजन 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में हम देख रहे हैं। आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग रणवीर कपूर एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स जोरम। आगे हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स की अगर हम बात करें विक्रांत मेशी, ठीक है, जो 12th फेल के थे। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर पुरुष से भूपिंदर बल, ठीक है, एनिमल में। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर महिला में शिल्पा राव पठान, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या पॉइंट है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला है अभिनेत्री आलिया भट्ट को रियाद सऊदी अरब में हुए जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली अभिनेत्री हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। एमी अवार्ड 2024 के बारे में हम देख लेंगे। तो एमी अवार्ड 2024 बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द वियर को मिला है। बेस्ट एथोलॉजी बीफ को मिला है। सक्सेशन के एक्टर जो किरण कोलिकन और सारा स्नूप ने क्रम से बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन द ड्रामा सीरीज और द वियर ऑफ जेरेमी एलन वाइट ने बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है। किसके अंतर्गत? एमी अवार्ड के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम खेल की बात करते हैं। खेल में हम देखेंगे, हम खेल देखने वाले हैं। खेल में देखेंगे भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई ने रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। आईसीसी पुरस्कार 2023 हम देख लेते हैं। आईसीसी पुरस्कार 2023 के बारे में तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को मिला है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया को मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेटर 2023 रचेल हेहो फ्लिंट इंग्लैंड को मिला है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत से हैं जो उनको मिला है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की जो है उनको मिला है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा घटनाक्रम है कि भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स की खिताब जीत लिया है। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे हम पहले भी यही चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में। तो ये पुरुष सिंगल पुरुष में हम देखेंगे तो कौन विनर रहा है? यानिक शिनर इटली के और उपविजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के। महिला में देख लेंगे एरिना संबालेंका और झेंग किनवेना जो है वो उपविजेता रही है, ठीक है, चीन की। आगे हम देख लेंगे, आगे हमारा है ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से पराजित किया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को दुबई में वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या पॉइंट है खेल से संबंधित। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में पुरुष में किसको मिला? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। महिला के एटाना बोनामती को मिला है जो स्पेन की है। अगला हमारा है भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप शतरंज खिलाड़ी डिंग लीरेन के द्वारा भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी बने हैं, ठीक है।
हिमा दास और पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को क्रम से असम सौरव और असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस में है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2008 से प्रारंभ किया गया था। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका थीम क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया। थीम था स्टेनलेस ज्वेलरी टाइमलेस मेमोरीज। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी को क्या मनाया गया है? 75वां गणतंत्र दिवस भारत का। इसका थीम रहा विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। उत्सव की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में। गंगा सागर कुंभ मेला पश्चिम बंगाल में। पोंगल तमिलनाडु में। पक्के पागा हर्बिनल फेस्टिवल पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। धनु यात्रा उड़ीसा में। मकर विलक्कू जो है वो केरल में, ठीक है। अब पुस्तक तथा लेखक हम आगे बात कर लेते हैं। भिखारी ठाकुर अनगढ़ हीरा वैभव तयभूषण लिखा है। और कोरोना का प्रलय काल आर के सिन्हा राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया इसका। विश्व पटल पर अपना देश आर के सिन्हा राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है? हमने कवर कर लिया है पूरा घटनाक्रम, ठीक है। 16 से 31 जनवरी के बीच का हमने कवर कर लिया है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।